हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल APSR में। तो ये है ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर और आज हम लोग देखने वाले हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन की डिस्कवरी के बारे में। हम लोगों को पता है कि 1600 AD में सर आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में डिस्कवर किया था ग्रेविटेशन को। और ऐसा माना जाता है, हम लोगों को बुक्स में पढ़ाया जाता है कि सर आइजैक न्यूटन किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एक सेब गिरा और उन्होंने इतने बड़े लॉ की एक डिस्कवरी कर दी। बट एक्चुअल में ये सुनने में जितना ज़्यादा अच्छा लगता है, रियलिटी में ऐसा है कि नहीं है। तो देखिए, ग्रेविटेशन एक बहुत बड़ा लॉ है और ग्रेविटेशनल फोर्स वन ऑफ द मेजर फोर्सेस, 4 जो मेजर फोर्सेस है उनके अंदर कंसीडर किया जाता है। तो ग्रेविटेशन की डिस्कवरी इतना आसान नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, तब जाके ग्रेविटेशन को हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया था। जैसे पहले साइंटिस्ट का नाम है टॉलमी। ये फर्स्ट सेंचुरी में इन्होंने क्या किया था, ग्रेविटेशन टर्म वगैरह तो नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर रिसर्च करना वगैरह स्टार्ट किया था। इन्होंने अपने थियरी को नाम दिया था जियो सेंट्रिक। जियो का मतलब क्या होता है अर्थ, एंड सेंट्रिक का मतलब क्या होता है सेंटर में। यानी इन्होंने एक थियरी दिया था कि जो अर्थ है वो क्या है सेंटर में, और सूरज इसके चारों तरफ क्या कर रहा है सर्कुलर फॉर्म में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये टॉलमी का कहना था और इन्होंने अपनी थियरी का नाम दिया था जियोसेंट्रिक। उसके बाद 500 AD में कौन आए, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने एक नया थियरी दिया हेलियोसेंट्रिक। हेलियो का मतलब क्या होता है सन, एंड सेंट्रिक का मतलब सेंटर में। मतलब इन्होंने क्या बोला कि अर्थ नहीं बीच में है, सन बीच में है और अर्थ और सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट क्या है अपने पास, कॉपरनिकस लगभग 1400 ED में आए। तो इन्होंने क्या किया, हेलियोसेंट्रिक को ही प्रमोट किया। गैलीलियो ने भी हेलियोसेंट्रिक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गैलीलियो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे और इनके ऊपर जो हम लोग न्यूटन्स लॉ में इनर्शिया के बारे में जानते हैं, एक्चुअल में इनर्शिया के ऊपर सबसे पहला और इनर्शिया को डिस्कवर करने वाले इंसान भी कौन थे, गैलीलियो थे। गैलीलियो ने ही लॉ ऑफ इनर्शिया की डिस्कवरी की थी। इन्होंने उसके लिए कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए थे और ग्रेविटेशन के ऊपर भी इन्होंने कुछ छोटे छोटे परफॉर्म किए थे। और सबसे पहले ग्रेविटेशन टर्म्स में एक्चुअल में इन्होंने ही डिस्कवर किया था कि इन्होंने उसके लिए कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए थे। जैसे एक कॉर्व्ड बैंक्ड ऐसे टेबल के ऊपर से यहाँ से बॉल रख के छोड़ दिया, वो नीचे आया, फिर कोई स्टोन को ऊपर उठा के फेंका, फिर से वो नीचे आया। तो इन्होंने बताया कि अर्थ के पास कुछ तो है, उसको कोई नाम नहीं दिया, लेकिन ऐसा बोला कुछ तो ऐसा अर्थ के पास फोर्स है जो क्या कर रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ खींचता है। तो सबसे पहले एक्चुअल में ग्रेविटेशन के बारे में इन्होंने ही पूरी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। उसके बाद नेक्स्ट कौन थे, टाइको ब्राहे। और ये टाइको ब्राहे गैलीलियो के एक तरह से क्या थे, डिसिपल थे, शिष्य थे। और टाइको ब्राहे एक शॉर्ट लिव्ड ह्यूमन थे, मतलब इनकी लाइफ छोटी थी और ये डिजीज़ वगैरह के चलते जल्दी क्या है छोटी एज में चले गए। लेकिन जब तक ये जिंदा रहे, इन्होंने क्या किया था, स्टार्स या कॉन्स्टिलेशन के ऊपर स्टडी किया था। मतलब कौन सा स्टार कितने डिग्री में कितने टाइम में घूम रहा है, या फिर सूरज सुबह निकला तो कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक चेंज किया। मतलब इन्होंने सिर्फ स्टार्स एंड सैटेलाइट्स के ऊपर जो कॉन्स्टिलेशन था उनके ऊपर ही तो पीरियड के ऊपर डिस्कवरी किया। मतलब उनके टाइम पीरियड के बारे में, वो कितना डिग्री घूम रहे हैं, उस सब के बारे में अपनी खिड़की से बैठ के देखते रहते थे और उसको लिखते रहते थे। लेकिन शॉर्ट लिव्ड होने की वजह से इन्होंने उस चीज़ को पब्लिश नहीं कर पाए। तो उनके सारे थीसिस जोनेस केपलर जो कि इनके डिसिपल थे, इनको लगभग मिल गया कोर्ट में जाने के बाद। और जब इनको थीसिस मिला तो इन्होंने 5 साल उस थीसिस को पढ़ने के बाद, उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद इन्होंने क्या किया, उस थीसिस को पब्लिश किया। और उस थीसिस के ऊपर ही इन्होंने अपने जो लॉ निकाले, जिसको हम लोग आज कैपलस लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद आए थे 1600 सेंचुरी में न्यूटन, जिन्होंने क्या किया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की डिस्कवरी की थी। तो इतने सारे साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बाद हमको क्या मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्चुअल में ग्रेविटेशन क्या होता, क्या चीज़ है, द फोर्स ऑफ attraction between any two objects, मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट को अगर आपस में क्या कर रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। मतलब ये हमेशा क्या करता है, एक दूसरे को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। और इसके अलावा एक अंदर से अगर देखा जाए तो ये क्या करता है, एक सेंटर टू सेंटर,
मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को सेंटर से सेंटर अट्रैक्ट करने वाला फोर्स है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक सेंटरिक फोर्स भी है। और इसके अलावा ये हमेशा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ही एक्ट करता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा छोटा हो। तो ऐसे अगर आप लोग देखा जाए तो हम बोलेंगे कि अर्थ एंड सन तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो वो उसके ऊपर कैसे एक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है कि एक दूसरे से क्या करते हैं, अगर अर्थ एंड सन को देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। तो जिसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में सन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा एंड सन के रेस्पेक्ट में अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या करता है, हमेशा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है और हमेशा सेंटर टू सेंटर लगने वाला फोर्स होता है। जबकि ग्रेविटी क्या होती है, अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ खींचती है तब हम लोग उसको ग्रेविटी बोलते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्स। द टेंडेंसी टू पुल और पुश। किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने या धक्का देने में जो भी एनर्जी लगती है, जो भी ताकत लगती है, उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फोर्स देते हैं। अब फोर्स बेसिकली अलग अलग भी हो जाते हैं, जैसे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव सब उसमें कंसीडर करके रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या फिर पुश करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मोशन। यहाँ पे मोशन अलग चीज़ है। हम लोग के बुक्स में क्या पढ़ाया जाता है कि मोशन क्या होता है, द चेंज इन पोजीशन with respect to surrounding। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट खुद की पोजीशन चेंज कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, मोशन हो रहा है। बट एक्चुअल में मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन विदाउट ऑब्जर्वर पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे चला गया, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये बी है, ए से बी तक उसको जाने में जितना भी टाइम लगा और यहाँ से यहाँ तक उसका जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसने क्या किया, यहाँ पे मोशन परफॉर्म किया। बट जैसे मान लीजिए विदाउट ऑब्जर्वर का इसमें सेंस कैसे है, मान लीजिए अगर आप कहीं रेलवे स्टेशन पर बैठे हो और एक आपका दोस्त है जो स्टेशन के ऊपर बैठा हो और एक दोस्त है जो ट्रेन के अंदर बैठा हो। अब ट्रेन के अंदर जो बैठा है उस दोस्त को अगर आप देखेंगे, तीसरे दोस्त को अगर ट्रेन के अंदर बैठा दिया जाए तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे। जबकि अगर वो ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी तो उन दोनों दोस्त के हिसाब से आप किस में होंगे, मोशन में है, और आपके हिसाब से वो दोनों दोस्त क्या होंगे, मोशन में। लेकिन अगर जो ट्रेन के अंदर जो दोनों दोस्त बैठे थे आपस में, वो दोनों आपस में अगर देखेंगे तो वो दोनों क्या है, रेस्ट पे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर का बहुत बड़ा रोल है। विदाउट ऑब्जर्वर हम लोग किसी चीज़ को भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। ठीक है, तो अब मोशन का खेल ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना पूरी तरीके से मोशन में हो सकता है, ना ही पूरी तरीके से रेस्ट पे हो सकता है। ये सारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या होता है, मोशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए सर्कुलर मोशन हम लोग किसको बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। If an object performing motion along the circumference of circle is called as सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ही, मान लीजिए ये एक सर्कल है और सर्कल के ये है क्या है, एक सर्कमफेरेंस है। अब इस सर्कमफेरेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा है तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन।
एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, जिसमें वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे चेंज करे। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, तो हर एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। इसके अलावा सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन भी होता है। ये देखिए एक तरह से ये कंटिन्यूसली अपने पाथ को ही क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये पीरियोडिक भी होता है एंड साथ में क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स देखिए, द फोर्स acting along the radius towards the center is called as centripetal force। जो फोर्स रेडियस के अलॉन्ग, मान लीजिए ये क्या है, अपने पास सर्कल है, ठीक है, और ये क्या है, इसका रेडियस है और ये सेंटर है। अगर कोई भी फोर्स रेडियस के अलॉन्ग सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराने के लिए हम लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या पड़ती है, नीड होती है। यानी सर्कुलर मोशन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैपलर्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कैपलर्स लॉ। अब बेसिकली कैपलर्स लॉ को हम लोग प्लेनेटरी मोशन भी बोलते हैं, प्लेनेटरी मोशन लॉ। और इन्होंने क्या किया था, टाइको ब्राहे के थीसिस के ऊपर इन सारे लॉज को दिया था। तो बेसिकली कैपलर ने 3 लॉ दिया था जो किसी भी सैटेलाइट या फिर प्लेनेट के टाइम ड्यूरेशन और उसके सर्कुलर पीरियड, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन पीरियड के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है। तो जो कैपलर्स के लॉ में पहला लॉ है, कैपलर्स फर्स्ट लॉ, कैपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसको और हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट ये क्या बोलता है, ऑल द प्लैनेट्स revolve in an elliptical orbit around the sun, and sun is situated at one of the foci। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक एलिप्स हो गया, थोड़ा सा चपटा हो गया ज़्यादा, फिर भी हम लोग को समझने के लिए इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने क्या बोला कि अर्थ जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में ना कर रोटेट करके किस में करता है, रिवॉल्व, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और किसके अराउंड, सन के अराउंड, सन किसी एक फोकाई पे क्या करता है, सिचुएट। जैसे अगर हम लोग बोले सर्कल, तो सर्कल के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक ही सेंटर होता है, लेकिन हमारे पास एलिप्स में अंदर दो हमारे पास फोकस होते हैं, F1 एंड F2। अब ये जो लाइन, जो बड़ी वाली लाइन दिख रही है, इसका हमारे पास एक नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं A। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2A, जो कि हमारा होता है मेजर एक्सेस। और ये हमारे पास क्या है, B यानी 2B, जो कि हमारे पास क्या होती है, माइनर एक्सेस। तो 2 फोकस, एक सेमी। अब यहाँ पे अगर ये पूरे के पूरे अगर लाइन को हम लोगों ने पूरे के पूरे को क्या बोला, मेजर एक्सेस, तो इसके हाफ पार्ट को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक यानी एक को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी का मतलब हाफ, सेमी मेजर एक्सेस। सेम ऐसे है, इसको भी हाफ को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी माइनर एक्सेस। तो 2 फोकस, सेमी मेजर एक्सेस, सेमी माइनर एक्सेस, इतनी चीज़ें आप लोगों को एलिप्स के बारे में हमेशा याद रखनी है। और एलिप्स का इक्वेशन हम लोगों को हमेशा याद रखना है, जो कि हम लोगों को आगे चल के थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो
ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जबकि हमारे पास सर्कल का जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब ये सर्कल का इक्वेशन आया कहाँ से अपने पास, देखिए ये मान लीजिए हमारे पास सर्कल है और ये क्या हो गया इसका एक रेडियस, दो रेडियस, क्योंकि सर्कल में पूरे के पूरे जगह पे रेडियस क्या होता है, सेम होता है। तो अगर रेडियस सेम है तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, आर, और इसको भी क्या बोल सकते हैं, आर। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों के लाइन को जोड़ देते हैं। तो अगर हम लोग इसको अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या होगा इसका रिजल्टेंट। यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एक सर्कल का इक्वेशन, क्योंकि ये क्या है अपने पास 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री, आर क्या बन जाएगा, 2r के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल का इक्वेशन और ये क्या हमारे पास एलिप्स का इक्वेशन होता है। ये क्या था हमारे पास कैपलर्स का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट देखते हैं कैपलर्स सेकंड लॉ। कैपलर्स सेकंड लॉ। कैपलर्स सेकंड लॉ क्या बोलता है, द लाइन joining planet and sun sweeps equal area and equal interval of time। देखिए मान लीजिए हमारे पास एलिप्स है और ये एलिप्स का एक फोकस है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3, 3 एरिया अपने पास। अब ये हम लोगों को क्या बोल रहा है, द लाइन, ये जो लाइन है जॉइनिंग द planet and sun sweeps equal area in equal interval of time। मतलब अगर एक प्लैनेट है उसको यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगा है उतना ही टाइम उस प्लैनेट को यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा और यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा। अब यहाँ पे एरिया कैसे कांस्टेंट हो रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ एरिया में अपने पास जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एरियल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब एरिया यहाँ पे कैसे कांस्टेंट है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला डिस्टेंस अपने पास क्या है, कम है, जबकि ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। मतलब बेसिक तौर पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीनों का एरिया सेम होता है। अगर इसका डेरिवेशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका डेरिवेशन भी लेके आएंगे, ये एरियल वेलोसिटी कैसे इसका कांस्टेंट होता है। सिंपल सा समझिए, सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो लाइन होती है जो प्लैनेट एंड सन को एक साथ जोड़ती है वो क्या करती है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया क्या करती है, स्वीप करती है। ये क्या था अपने पास, सिंपल सा सेकंड लॉ ऑफ कैपलर। एंड देखते हैं नेक्स्ट थर्ड, कैपलर्स थर्ड लॉ। कैपलर्स थर्ड लॉ, जिसको और हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। अब ये लॉ क्या बोलता है, दी स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of revolution around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis।
और इसको लिखते कैसे हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बट यहाँ पे हम लोग ध्यान देने वाली बात है कि एलिप्स के अंदर कोई भी रेडियस नहीं होता है, तो एक्चुअल में ये होना चाहिए टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग Kepler सेकेंड लॉ और Kepler थर्ड लॉ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को डिटेल में देखेंगे। सिंपल सा थर्ड लॉ को अभी समझ लीजिए कि जो भी स्क्वायर टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब एक चक्कर में जितना भी टाइम लगा है उसका स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सेमी मेजर एक्सिस के। मतलब हमारे पास ये जो मेजर एक्सिस था उसके हाफ को हम लोगों ने बोला था सेमी मेजर एक्सिस। तो इसका जो टाइम पीरियड का रिवोल्यूशन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसके और इसके बीच के डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, इसका डेरिवेशन और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि एक्चुअल में इन दोनों में से राइट कौन सा है, और अगर रॉन्ग है ये तो क्यों रॉन्ग है, या फिर ये रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।